तो वैज्ञानिकों ने हमारे, जहां पे किसी मिसाइल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं था, परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं था, इसके बावजूद वर्ल्ड की सबसे बढ़िया मिसाइल बना लिया, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया परमाणु बम बना लिया, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सैटेलाइट बना लिया। एक के बाद एक इसरो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। अभी चंद्रमा पे भी अपना पहुंचा दिया उसने, अगले सूर्य की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछले 75 साल में एक भी कानून, एक सिंगल हम वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए, एक भी नहीं बनाया। और कानून तो ड्राफ्ट मंत्री बनाते हैं, पेश कर देते हैं, बाद में पार्टियों के हिसाब से विधायक और सांसद उस पर अपना हाँ कर देते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में कानून बनाना नौकरशाहों का काम है, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस, कानून बनाना इनका काम। जब ये नौकरशाह अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। जब ये आईएएस अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 लोगों का जो लेटेस्ट घर बना हुआ है उसको जाके देख के भी आते हैं। और किसी एक घर की नकल भी नहीं करते। एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक घर के बेडरूम की नकल करेंगे, एक घर के किचन की नकल करेंगे, एक घर के पोर्टिको की नकल करेंगे। कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर इन 10 घरों से अच्छा हो। लेकिन ये बाबू जब देश के लिए कानून बनाते हैं तो कभी नहीं देखते कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं ऐसा सिमिलर कानून फ्रांस में कैसा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, देखना चाहिए कि नहीं? तो एक भारत तब बनेगा जब प्रत्येक कानून सभी भारतीयों के लिए, यानी कच्छ से कामरूप और केरल से कश्मीर तक सबके लिए एक होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून हो। हमारा एजुकेशन का कानून दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा पिनल लॉ दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा सिविल लॉ दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा टैक्स का कानून दुनिया का सबसे अच्छा हो। जब हमारा प्रत्येक कानून, और 2000 साल पहले पूरी दुनिया के सर्वोत्तम कानून हमारे होते थे। इसलिए चंद्रगुप्त के टाइम में दुनिया की 40% जीडीपी भारत की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पूरे देश, पूरी दुनिया के राजकुमार पढ़ने आते थे। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी, इसलिए पूरी दुनिया के राजकुमार और भावी मंत्री वो तक्षशिला नालंदा पढ़ने आते थे। बाकी और जो देश थे जो भारत के थोड़ा बाहर भी थे, उन्होंने तो बाकायदा नियम बना रखा था, हम मंत्री उसको अपॉइंट करेंगे जो तक्षशिला का प्रोडक्ट होगा या नालंदा का होगा। आज तक्षशिला तो चलो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो रावलपिंडी हो गया, पाकिस्तान में चला गया। नालंदा बदहाल है। आज क्या है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, जो कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, वो अच्छा है। कहां चले गए हम? एक जमाना था कि हमारे सूरवीरों की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। तात्या टोपे जैसे वीर यहां पैदा होते थे, राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, एक से बढ़कर एक वीर पैदा होते थे। आज ओलंपिक के आप देख लीजिए, भारत कौन से स्थान पर रहता है? सबसे ज्यादा मेडल चाइना ले जाता है, उसके बाद अमेरिका ले जाता है, हम टॉप 10 में भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपराओं से बहुत दूर चले गए। हमने अपनी परंपराओं को अच्छा नहीं माना और अपनी गुलामी की मानसिकता इतनी बढ़ गई, इतने ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो गए कि हर विदेशी चीज अच्छी हो गई, हर भारत की चीज बेकार हो गई।
यह गुलामी मानसिकता का परिणाम है। यह गुलामी मानसिकता का परिणाम है कि गुजरात के होटल में आप जाओगे तो जो गुजराती मेनू है वो तो मिलेगा, उसके बाद फ्रेंच मेनू मिलेगा, थाई मेनू मिलेगा, सारे विदेशों का मेनू मिलेगा। या तो गुजराती थाली मिलेगी या तो चाइनीज थाली मिलेगी। आंध्रा वाली थाली, तमिल वाली थाली, बिहार वाली थाली, यूपी वाली थाली नहीं मिलेगी। हाँ, ये मानसिक रूप, ये केवल गुजरात की बात नहीं है, यूपी में भी ऐसी है। या तो यूपी वाली थाली मिलेगी या तो चाइनीज मिलेगा, मोमोज मिलेगा, वहां भी गुजरात वाली थाली नहीं मिलेगी। हमारा देश इतना समृद्ध है हर मामले में, खान पान के मामले में, विचार के मामले में, हर मामले में हमें किसी और से देखने की जरूरत ही नहीं थी अगर हमने केवल अपनी चीजों को संगठित किया होता। और आज जिन समस्याओं से गुजरात परेशान है उन समस्याओं से पूरा देश परेशान है। मैं कुछ गूगल पे रिसर्च कर रहा था, आपके गुजरात की राजधानी कर्णावती की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण कर्णावती की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? अमरेली की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? आपके पाटन की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? आपके पालनपुर की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? मैं देख रहा था भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, डांग, द्वारका, गांधीनगर, सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, खेड़, कच्छ, महिसागर, महसाना, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, तापी, बड़ोदरा, वलसाड़, इतने जिलों में लगभग सारे हो गए गुजरात के जिले। या तो मुझे धर्मांतरण की घटनाएं मिली, या तो घुसपैठ की घटनाएं मिली, या तो अवैध निर्माण की घटनाएं मिली, या तो पलायन की घटनाएं मिली। पलायन भी लोग कर रहे हैं। गुजरात में गुजराती कल्चर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? गुजराती परंपरा, गुजराती रीति रिवाज, गुजराती जीवन शैली कम हो रही है कि बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदलती है, घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है। और डॉक्टर बदलते रहे। आपके गुजरात में बहुत सारे डॉक्टर आए। जीवराज नारायण मेहता जी आए, पहले डॉक्टर, पहले मुख्यमंत्री। बलवंत राय मेहता जी आए, हिरेंद्र कन्हैयालाल देसाई जी आए, घनश्याम ओझा जी आए, चिमन भाई पटेल आए, बाबू भाई पटेल आए, माधव सिंह सोलंकी आए, अमर सिंह चौधरी आए, छबिलदास मेहता जी आए, केशु भाई पटेल आए, सुरेंद्र मेहता जी आए, शंकर सिंह बाघेला जी आए, दिलीप पारिक जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, आनंदीबेन पटेल जी आई, विजय रूपानी जी आए, भूपेंद्र भाई पटेल जी आए। डॉक्टर लगातार बदलते रहे। बीमारी खत्म हुई? घुसपैठ खत्म हुई? धर्मांतरण खत्म हुआ? पलायन खत्म हुआ? अवैध निर्माण खत्म हुआ? क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदलते रहे, दवा बदली नहीं। बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होती, बीमारी दवा बदलने से ठीक होती है। जैसे हमारे घर में जब बीमारी ठीक नहीं होती तो हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब दवा बदलो, वैसे ही समाज में जो समस्याएं अगर ठीक नहीं हो रही हैं तो यह हमारी ड्यूटी है कि हम बोले, सांसद को बोले, विधायक को बोले कि साहब ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, ये बताओ क्या ये समस्या चीन में है क्या? क्या ये समस्या सिंगापुर में है क्या? क्या ये समस्या अमेरिका में है? अगर वो हां करते हैं तो बोलो ऐसा कोई दुनिया में कोई एक देश तो होगा जहां नहीं होगी, उस देश का कानून देखो। आखिर चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? अमेरिका में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? यह भारत में क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर तो आए, अच्छे भी आए, लेकिन दवाई नहीं बदली। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है?
धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। याद रखिए, धर्मांतरण से केवल डेमोग्राफी नहीं बदलती, धर्मांतरण के बाद त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद व्यवहार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद रीति रिवाज बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद परंपरा बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद भोजन बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद जीवन शैली बदल जाती है। तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और मेरी पीआईएल पे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कौन सा कानून है? और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन आपके किसी भी डॉक्टर ने धर्मांतरण कराने वालों को रासुका वाली दवा दिया ही नहीं, लगाया ही नहीं। अरे भाई, थोड़ा बुखार होता है तो 500 mg की पैरासीटामोल खाते हैं, ज्यादा बुखार होता है तो 650 वाली खाते, और ज्यादा होता है तो इंजेक्शन भी देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बुखार में चाहे बुखार कैसा भी हो 250 mg वाली पैरासीटामोल से काम चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। आज तक मेरी जानकारी के अनुसार गुजरात में धर्मांतरण कराने वाले किसी भी मिशनरी के खिलाफ, किसी भी जिहादी के खिलाफ एनएसए लगाया ही नहीं गया। और आप गूगल करिएगा, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, अश्विनी उपाध्याय, आपको सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन मिलेगा जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पिछले साल 14 नवंबर को बोला था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इंग्लिश में गूगल कर लीजिए, कन्वर्जन इज सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सारे अखबारों में छपा हुआ है। और आप ये भी गूगल कर लीजिए, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी गाजियाबाद पुलिस, तो आपको पता चलेगा गाजियाबाद पुलिस एनएसए लगा रही है। जब गाजियाबाद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगा सकती है, तो गुजरात की पुलिस को क्यों नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए कि नहीं? अब नहीं लगा रही तो क्या करोगे आप लोग? मांग करो, लगाओ। आखिर घर में बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर को बोलते नहीं बोलते भाई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सांसद विधायक से मिलो, महीने में 1 दिन छुट्टी करो। जैसे बर्थडे के लिए छुट्टी करते हो, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हो, घूमने के लिए छुट्टी करते हो, 1 दिन छुट्टी करो धर्मांतरण के खिलाफ, कि हमें पकड़ना है, अपने सांसद को, अपने विधायक को पकड़ना है, और पकड़ के बोलना भैया गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगा दिया, तुम क्यों नहीं लगा रहे? आप एनएसए लगाना शुरू करिए, धर्मांतरण पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। धर्मांतरण हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? बोलिए जरा। और देश की एकता और अखंडता के जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। मैंने बहुत रिसर्च किया, आज तक गुजरात में धर्मांतरण कराने वाले किसी भी मिशनरी और जिहादी के खिलाफ यूएपीए लगाया नहीं गया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक संगठित अपराध है। एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई उसको गाड़ी देता है, कोई उसको पैसा देता है, कोई उसको स्थान देता है, कोई उसको लिटरेचर देता है, पूरा एक नेटवर्क होता है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए आपकी गुजरात सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया था, उसको कहते हैं गुजकोका। क्या कहते हैं? गुजको, GUJCOCA। लेकिन मैंने गूगल करके देखा, आज तक गुजरात में किसी भी पुलिस कप्तान ने धर्मांतरण कराने वाले किसी मिशनरी और जिहादी के खिलाफ गुजकोका लगाया नहीं। तो फायदा क्या हुआ? टैबलेट रखी हुई है, बुखार भी है, टैबलेट भी है, दवा, डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर दवा दे ही नहीं रहा, तो बुखार उतरेगा क्या? धर्मांतरण
एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत और भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है। वॉर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी आते हैं, या जो 1990 में कश्मीर में हुआ नरसंहार हुआ और खाली करा लिया गया, कश्मीर के हिंदू पलायन कर गए या तो मार दिए गए। धर्मांतरण से भी वही काम तो होता है, बस गोली नहीं मारते। तो जैसे कश्मीर की डेमोग्राफी बंदूक के बल पे बदल दी गई, ऐसे आपके भुज की डेमोग्राफी साम दाम दंड भेद वाला बदली जा रही है। आपके कच्छ की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके बॉर्डर एरिया का जाओ, पालनपुर का और बाकी जो बॉर्डर के एरिया है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और बॉर्डर से लगने वाले 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हम डीसा में रहते हैं, हमको लगता है डीसा बड़ा सुरक्षित है, तो पूरा भारत सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं। कश्मीर से पलायन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मणिपुर से हुआ कुछ दिन पहले, बंगाल से हुआ, लक्षद्वीप से हुआ, मिजोरम से हुआ, नागालैंड से हुआ, सिक्किम से हुआ, मेघालय से हुआ, लक्षद्वीप से हुआ, तभी तो खत्म हुए। कब तक पलायन करते रहेंगे? लेकिन पलायन का मतलब यह नहीं कि धर्मांतरण रोकने की जिम्मेदारी सारी समाज की है ना। बगीचे में अगर खरपतवार पैदा हो रहा है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। और मालिक है नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम आम के पेड़ हो, तुम खुद ही बबूल के पेड़ को उखाड़ लो। अरे आम का पेड़ बबूल के पेड़ को कैसे उखाड़ेगा? बबूल का पेड़ अगर आ गया तो उसको उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मालिक। याद रखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि समाज जागृत हो जाएगा तो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैं उससे सहमत नहीं हूं। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट फायदेमंद है। समाज जागृत है कि नहीं? जागृत है ना। आप हेलमेट वाला कानून उठो, खत्म कर दीजिए। कल से देखिए कितने लोग हेलमेट पहन के घूमेंगे। और हेलमेट न पहनने पे 10 साल की सजा कर दीजिए, कल से देखिए सब हेलमेट लगा के घूमेंगे। कानून ज्यादा पावरफुल होता है, समाज का जागरण नहीं। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, गुजकोका लगाइए। और धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, इसलिए वेज वॉर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 लगाइए, जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी धर्मांतरण कराने की। जहां ऑर्गेनाइज क्राइम हो, वहां सरकार के पास ये पावर होती है 100% प्रॉपर्टी जब्त कर ले और उसको आजीवन, और उसके घर को चाहे तो बुलडोजर भी गिरा दे, जैसे यूपी में आजकल बहुत कई बार गिरा देते हैं बाबा। लेकिन मैंने गुजरात में नहीं देखा। अरे भैया, अगर बीमारी परमानेंट ठीक ही नहीं हो रही है और दवा भी रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर दे ही नहीं रहा है, तो या तो मरने का इंतजार करिए और या तो बोलिए, तय आपको करना है। या तो मरने का इंतजार करिए या तो बोलिए। समाज इतना ही कर सकता है और करना भी चाहिए कि भैया अपने सांसद विधायक को पकड़ा, एक दिन कप्तान का घेराव किया, उसको जाके बोला देखो जी हमने तो गूगल में पढ़ा है गाजियाबाद की पुलिस, यूपी की पुलिस लगातार एनएसए लगा रही है धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ, आप क्यों नहीं लगाते हो? कप्तान मान जाए एनएसए लगा दे तो ठीक है, नहीं तो सांसद को पकड़ो, विधायक को पकड़ो। ज्यादा अगर वो लीगल बात करे तो मेरी बात करा देना, मैं फोन पे बात कर लूंगा, उसको समझा दूंगा। इतना ही कर सकता हूं मैं तो दूर से।
धर्मांतरण का इलाज है, उठिए, जागिए। आपके आसपास भी डेमोग्राफी बदल रही है, साम दाम दंड भेद द्वारा बदल रही है। पहले गरीबों का धर्मांतरण हो रहा था, आजकल तो अपर क्लास का भी धर्मांतरण हो रहा है। मोबाइल गेम के जरिए कुछ और नए नए तरीके आ गए। जो गाजियाबाद में धर्मांतरण हुआ है, जिसपे एनएसए लगाया है, उसमें एक जैन के बच्चे को फंसा लिया। जैन साहब फैक्ट्री के मालिक, इकलौता लड़का। उन्होंने देखा यार ये तो 1000 गज की कोठी है, घर में 5-7 गाड़ियां हैं, एक फैक्ट्री भी है, इकलौता लड़का है, एक काम करो इसी को कन्वर्ट कर लो, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और मिल जाएगी। और उसको ऑनलाइन गेम में उसको खिलाना शुरू किया। बार बार हार जाए, बोले राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम लो, हार जाए। बोले काम करो, अब तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अकबर करो। उसने अल्लाह अकबर किया और जीत गया, और जीत गया। अल्लाह अकबर के बाद जीत गया, 2-4 बार उसको जिताया, वो एडिक्ट हो गया। नाम है बच्चे का ईशान जैन, नाम बता रहा हूं आपको। उनकी नजर थी 1000 की कोठी, बढ़िया 5-7 गाड़ी, नौकर, फैक्ट्री, सारा एक ही बार में काम तमाम। और इतना रेडिकलाइज हो गया, पिता ने थप्पड़ मारा, पिता का हाथ पकड़ लिया। पिता ने बोला घर से बाहर कर दूंगा, बोले बाहर कर दो। तब जाके पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन किया कि मेरे बच्चे को रेडिकलाइज कर दिया गया है। आप लोग भी अपने घर में पता करो, अगर आपका बच्चा नास्तिक बन रहा है, आपका बच्चा लगातार हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या किसी गेम के माध्यम से उसको फंसाया जा रहा है। अलर्ट रहिए। आजकल पहले गरीबों के धर्मांतरण में खर्चा आता था, अमीरों के धर्मांतरण में पैसा आएगा। तो आजकल टारगेट गरीबों का नहीं, आजकल अमीरों का है। और एक व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो याद करिए, एक व्यक्ति कम नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म का एक दुश्मन बढ़ जाता है, एक दुश्मन बढ़ जाता है। ईशान जैन ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया और बोला हमारे राह में मत आओ, क्योंकि हमारे राह में जो आएगा उसका कत्ल भी जायज है। अपने पिता को कह रहा है। कभी जैन को आपने ऐसी बात सुनी? जैन सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो कभी हत्यारे नहीं होते, बलात्कारी नहीं होते, कभी माता पिता के ऊपर हाथ उठाते मैंने नहीं सुना। लेकिन वो लड़का इतना रेडिकलाइज हो गया था, अपने पिता को धमकी दे रहा है। फिर जैसे मुझे पता चला पेपर में, फिर मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो मेरी PIL पे हुआ था वो लेके मैंने कमिश्नर साहब को दिखाया। देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने हमारी बात मानी। ऊपर लखनऊ से बात की हुई, लखनऊ से हरी झंडी हो गई, लगा दो NSA। और अब तो मुझे लगता है हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई NSA लगाते रहते हैं। बाबा की पुलिस लगातार NSA लगा रही है। NSA का फायदा यह होता है कि 1 साल तक जमानत ही नहीं मिलती, 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। और अभी तो 10-12 को लगा दिया NSA, 2 महीने में 10-12 को लगा दिया, और प्रॉपर्टी भी कुर्क कर लिया। यह काम पूरे देश के पुलिस को करना पड़ेगा, गुजरात की पुलिस को भी करना पड़ेगा। जो गुजरात की पुलिस अभी नहीं कर रही है, उसको आप लोग थोड़ा एक्टिवेट करिए, मिलिए।